चलो ठीक है। सॉलिड स्टेट का आज लास्ट क्लास होगा। पिछली क्लास में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ तक हम लोगों ने कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था कि ये होता क्या है। और वैसे भी हम लोगों ने ये छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। बस यहाँ पे मेन चीज़ ये थी कि हमने ये डायग्राम है, इसको थोड़ा हम लोगों ने समझ लिया था। जिन बच्चों की क्लास छूट गई थी वो लेक्चर जाकर देख लेना पिछले क्लास का, है ना, जिनका लेक्चर छूट गया था या जो नहीं ले पाए थे या जिनका कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था। तो आज हम इसके आगे चलेंगे। मैंने पिछले क्लास में एक बात बताई थी तुम लोग को। मैंने कहा था कंडक्टर इंसुलेटर तुमने पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन सेमी कंडक्टर के बारे में बताया था कि सेमी कंडक्टर दो तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अभी चलता हूँ वाइट बोर्ड पे जहाँ मैं तुम्हें समझा रहा था। तो यहाँ देखो, सेमी कंडक्टर जो है मेनली ये दो टाइप के होते हैं आपके पास, राइट। एक होता है इंट्रिंसिक, जिसको हम लोग प्योर सेमी कंडक्टर भी कहते हैं, प्योर सेमी कंडक्टर, राइट। और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाई जाती है इसमें, ठीक है ना, तो ये प्योर नहीं होता है। अब इंट्रिंसिक वाले में मैंने बताया था दो ही है ना। कौन कौन सा था वो, नाम याद है किसी को? जर्मेनियम और सिलिकॉन। हाँ, ठीक है ना। ये दो क्या थे आपके, प्योर थे। और इसके अलावा हम बाकी बात करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, राइट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, मिलावट करते हैं। अब जैसे कि ये ग्रुप 14 का है ना, इसको हम लोग टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। तो ये टेट्रावेलेंट ग्रुप का है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सट्रिंसिक में दो टाइप के बनते हैं आपके पास। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान देना है। तो एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, राइट। तो यहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब जिस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो किस टाइप का कहलाएगा, एन टाइप। और जिसमें होल्स ज़्यादा होंगे, कौन क्या ज़्यादा होंगे, होल्स, तो वो कहलाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब डिवीज़न हो जा रहा है पी टाइप और एन टाइप में। तो पी टाइप कब बनता है, जब मैं ट्राईवेलेंट को, ट्राईवेलेंट मतलब 13वां ग्रुप को किसके साथ मिलाऊंगा भाई, टेट्रावेलेंट के साथ, मतलब 14वें ग्रुप के साथ, ठीक है ना। तो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, राइट। अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पेंटावेलेंट को, पेंटावेलेंट मतलब 15वां ग्रुप को मिलाऊंगा किसके साथ, 14th ग्रुप के साथ मिला दूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एन टाइप बन जाएगा। अच्छा, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एन टाइप में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और पी टाइप में नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। तो देखो, जो चार्ज होती है ना सेमी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्ट करवाई जाती है दो चीज़ के कारण, एक होल होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो होल और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें होल्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले समझाता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है ये। मान लो कोई सेमी कंडक्टर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब मान लो जैसे मैंने हीट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, तुमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गया, वो बाहर निकल गया, कहीं बाहर चला गया। तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो ये आपका होल कहलाएगा। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर था तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं होल पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पी फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव। है ना। तो पी फॉर क्या होगा, पॉजिटिव। तो पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव। एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन होता है, होल। तो यहाँ पे मेजोरिटी चार्ज करियर कौन होता है, मेजोरिटी चार्ज का मतलब है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा, होल पाया जाएगा, राइट। और यहाँ पे कौन है मेजोरिटी चार्ज करियर, मेजोरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज हमारा, ठीक है ना। अब बस इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर। अब देखो, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और पी टाइप के पास होल्स ज़्यादा है।
अभी तो हमने देखा कि एन टाइप और पी टाइप को बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है, ठीक है ना, और एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन है। अच्छा एक बात बताओ, अगर होल पी टाइप में मेजोरिटी है तो माइनॉरिटी कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। हाँ, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कौन होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इज कौन होगा भाई माइनॉरिटी में, होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मेजोरिटी में है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है, तो होल कौन, होल क्या होगा, माइनॉरिटी में होगा, इसकी मात्रा कम होगी। अब हमें ये देखना ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके पास होल्स की मेजोरिटी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी है ना। तो इसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा पहले। देखो पहले तो मैं तुमको इसका समझा देता हूँ। मान लो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप। तो एन टाइप बनता कैसे है, अभी बताया मैंने, 14 ग्रुप को 15वें ग्रुप के साथ मिलाना होता है, ठीक है। 14 ग्रुप को 15वें ग्रुप के साथ मिलाना होता है, ठीक है ना। तो चलिए मिला देते हैं हम लोग। एक काम करो, आजू बाजू 14वां ग्रुप रख लो। मान लो मैं ये कलर ले रहा हूँ, ये वाला कलर ले रहा हूँ जो डिनोट करेगा 14वें ग्रुप को, राइट। चलिए ठीक है, तो 4 एटम दिखा दिए हैं मैंने, कौन से ग्रुप के, 14वें ग्रुप के दिखा दिए हैं, राइट। अब 15वें ग्रुप की बात कर रहे हैं। 15वें ग्रुप को मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। तो 15वें ग्रुप का कहाँ आ गया, रेड कलर आ गया। 14वें ग्रुप वाले एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, बताओ जल्दी, बैलेंस कितने होंगे 14वें ग्रुप में, 4 चार। 4। 4 ठीक है 4 होंगे, तो 4 बना के दिखा दो, ठीक है ना। 1 2 3 4, इसके बाद भी 4 होंगे, 1 2 3 4, इसके बाद भी 4 होगा, 1 2 3 4, इसके बाद भी 4 होगा, 1 2 3 4। अब बीच वाला जो है वो तो 15वां है ना, तो 15वें के बाद कितने होंगे, 5 होगा, 5 ठीक है ना। तो मैं उसको इस कलर से दिखा देता हूँ, 5 होगा तो ऐसे दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा डायग्राम को जूम कर देता हूँ ताकि तुम बढ़िया तरीके से समझ पाओ, ठीक है। अब मान लो एक तो कोवलेंट बना देगा तुम्हारा इसके साथ, ठीक है, कुछ ज़्यादा डार्क हो गया ये, ठीक है जी। एक तो इसके साथ बना देगा बॉन्ड, एक ये दोनों आपस में बना लेंगे, एक ये दोनों आपस में बना लेंगे बॉन्ड, और एक ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब कोवलेंट बन चुका है ना। तो अब यहाँ पे कोवलेंट बनने के बाद भी यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा होगा कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ तो भैया। यहाँ पे क्या ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, मेजोरिटी में आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि पेंटावेलेंट मिला है, पेंटावेलेंट के 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई, बच गया एक है। रह गया। तो इस एक के कारण ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करेगा। तो समझ जाना, एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंडक्टिविटी करता है, और उसमें मेजोरिटी चार्ज करिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्यों होते हैं मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया है। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं भैया। नहीं है। अब देखो इसी तरीके से मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, देखो है ना। देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। चलो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। मान लो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो पी टाइप में हम क्या करते थे, याद है किसी को, 14वें ग्रुप के साथ 13वां ग्रुप मिलाते थे, हाँ भैया। ठीक है। तो 14वें ग्रुप को दिखा दो आप, 14वें ग्रुप को इससे दिखा दो, इस वाले कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, ये आपका 14वां ग्रुप हो गया, ये भी 14वां ग्रुप हो गया, ये भी 14वां ग्रुप हो गया, और ये भी 14वां ग्रुप हो गया, राइट। अब बताओ 14वें ग्रुप के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, अभी तुमने बताया था 4। थोड़ी देर पहले। तो 4 दिखा दो इन सबके, इसके दिखा दो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके दिखा दो 1 2 3 4, इसके दिखा दो 1 2 3 4, ओके 4 दिखा दिए। अब हम किसके साथ मिला रहे हैं, 13वें ग्रुप के साथ मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो 13वां ग्रुप यहाँ पे रख दो। तो 13वें ग्रुप को मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 13वां ग्रुप का कोई एलिमेंट आ गया, राइट। अब इस 13वें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, 13वें ग्रुप का एलिमेंट जो है 3 होंगे, 3
ठीक है ना। तो उस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, वाइट कलर से शो कर देता हूँ, शो कर दिया, 1 2 और एक 3, ठीक है। अब शो कर चुका हूँ मैं। डायग्राम को थोड़ा और जूम करो। 3 से कनेक्ट हो जाएगा, 1 से नहीं होगा भैया। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ ठीक है जी, हो गया। अब क्या करो, तुम इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, ठीक है ना। तो ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, खाली जगह बच गई। तो यहाँ पे क्या बच गया, खाली जगह। इस खाली जगह को मैं क्या कहूँगा भाई, होल कहूँगा। और ये होल कौन सा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, होल होता है, और इसी होल के द्वारा कंडक्टिविटी कराई जाती है। यही होल क्या करेगा, किसी दूसरे सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और खींच करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कराने में मदद कर देगा। बहुत बढ़िया तरीके से डायग्राम बना बना के दिखाया है कि पी टाइप में होल कैसे बनता है और एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बनता कैसे है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चल जाता है जब हम मिलाते हैं तो, ठीक है ना। तो 14वें के साथ 13वां मिलाया तो होल दिखाई दे रहा है, वहीं पर 14वें के साथ मैंने 15वां बनाया तो मुझे इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, राइट। बात समझ में आ गया। हाँ भैया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत। नहीं। तो एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर तुम्हारा मैंने बहुत बड़ी तरीके से समझा दिया है, और इंट्रिंसिक में कुछ नहीं है। 14वें ग्रुप जो है ना वो इंट्रिंसिक में आते हैं। तो अगर 14वें ग्रुप को किसी के साथ नहीं मिलाओगे, सिर्फ 14वें को 14वें रहने दोगे तो इंट्रिंसिक कहलाएगा। अगर 14वें में कुछ मिला दोगे तो एक्सटेंसिक कहलाएगा। चलो ये तुम्हारी बात इतनी होगी कंप्लीट। चलो ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक में इलेक्ट्रॉन होता है और एक में होल होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा था, एन टाइप सेमीकंडक्टर में था, अभी जैसा कि मैं दिखा के आया हूँ तुम लोग को, राइट। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिलोंग टू 14 ग्रुप, है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम तुम्हें मालूम है 14 ग्रुप के साथ क्या करते हैं, वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। और उनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, क्योंकि वो भाई 14 ग्रुप के पास है तो फिर 4 ही होंगे, ठीक है ना। जैसे कार्बन भी हमारा इसी में आता है भाई, कार्बन के नीचे तो सिलिकॉन होता है, ठीक है ना। तो कार्बन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। एक्चुअली में कार्बन फैमिली है, 14 ग्रुप कौन सा फैमिली है, कार्बन फैमिली है, तो इसके बाद 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे भाई, 4 कोवेलेंट बनाएंगे अपने नेबरिंग एटम के साथ, जैसा कि मैंने तुमको दिखाया है किस तरीके से 4 बॉन्ड बनाते हैं ये, ठीक है ना। एन टाइप के जैसे 14 + 50 नहीं होगा, और कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। नहीं नहीं भाई, यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यही है यार, मर्जी थोड़ा ना चलानी है। मैंने कह दिया है इसमें 14 + 15 मिलाओगे तो एन टाइप बनेगा, बस फाइनल है ये, फिक्स है ये। फिक्स है ये, ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, इसको हम किसके साथ मिलाएंगे, डोप। डोप मतलब, डोप का मतलब होता है एडिंग, डोपिंग का मतलब समझाया था मैंने, एडिंग, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी मिलाएंगे, वो इम्प्योरिटी कौन सी होगी, 15वें एलिमेंट की होगी। तो 15वें एलिमेंट को 14वें ग्रुप के साथ मिलाऊंगा तो मेरा बन जाएगा एन टाइप। 15वां ग्रुप कौन है भाई, नाइट्रोजन फैमिली है ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फैमिली में जैसे फॉस्फोरस हो गया, है ना, आर्सेनिक हो गया, है ना, ये सब मिलाओगे तो आपका मिल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। 15वां ग्रुप का एलिमेंट है, तो 15 ग्रुप के एलिमेंट में कौन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 15 में 5 हाँ होंगे, भैया। ठीक है ना। तो 5 में से 4 तो बना लेंगे, एक खाली रह जाता है ना। उस खाली इलेक्ट्रॉन के कारण ही कंडक्टिविटी करवाई जाती है। तो दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लेटिस साइट इन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे समझा रहा है, और मैं ये डायग्राम पहले ही समझा चुका हूँ तुम लोग को, राइट। ये 14वें ग्रुप का है परफेक्ट क्रिस्टल। 14वें में देखो 15 ग्रुप मैंने ऐड कर दिया है। 15 ग्रुप ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है, जो मैंने दिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे बचता है, राइट। और यही एक इलेक्ट्रॉन जो है यही डीलोकलाइज होता रहता है इधर से इधर, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट। तो 5 में से 4 तो बॉन्ड बना लेंगे। कैसे बना रहे हैं, एक इधर बॉन्ड बनाता है, एक इधर बॉन्ड बनाता है ना, एक ऊपर बॉन्ड बनाएगा, एक नीचे बॉन्ड बनाएगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता था, बच जाता था, ठीक है ना। और वही क्या करता था, डीलोकलाइज होता था, ठीक है ना। द 5th इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड बिकम्स डीलोकलाइज, और इसी के डीलोकलाइजेशन के कारण क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, राइट। These delocalized electrons increase the conductivity of doped silicon। तो डोपिंग करने से होता क्या है, पूछते हैं हमें वाई डू वी नीड डोपिंग। डोपिंग करने से क्या होता है भाई, डोपिंग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो सेमी कंडक्टर बहुत अच्छे तो कंडक्टर है नहीं, और बहुत अच्छे बैड कंडक्टर भी नहीं है ये, राइट।
तो ना ही इनकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ना ही इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, मॉडरेट होती है। तो किसी किसी डिवाइस में क्या होता है ना, थोड़ा हमें ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए होता है, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ना हमें डोपिंग करना पड़ता है। तो सीधी बात है कि भाई सेमी कंडक्टर भाई प्योर होता है, अगर उसमें डोपिंग करेंगे तो डोपिंग करने से क्या होगा भाई, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी किसके कारण बढ़ेगी, तो भाई चार्ज कैरियर्स के कारण बढ़ेगी, और चार्ज कैरियर्स दो ही होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या तो होल होगा। ठीक है, ये बात मैंने तुम्हें बता दी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके, हेयर द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे जो तुमको दिखाई दे रहा है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। हैंस सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस टाइप की इम्प्योरिटी जब मिलाते हैं हम लोग, ठीक है ना, सिलिकॉन के साथ, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। बताओ समझ में आया है तुम्हें एन टाइप? पहले मैंने समझा दिया, बाद में पढ़ाया मैंने, राइट? किसी को कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलिए फिर, अब इलेक्ट्रॉन रिच के बाद आ रहा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन कम होगा तो ज़्यादा कौन होगा भाई, होल। भाई एक ही चीज़ ज़्यादा हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो होल, अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो होल क्या था, कम, और पी टाइप में उल्टा हो जाएगा। पी टाइप में क्या होगा, होल ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। हाँ, पी टाइप मतलब पॉजिटिव, मतलब होल ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी, है ना। और ऐसा किस टाइप के सेमीकंडक्टर में पाया जाएगा, पी टाइप में पाया जाएगा, कोई शक की बात नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैंने पी टाइप में तुमको बताया था कि 14वें ग्रुप को किसके साथ मिलाते हैं हम लोग, ट्राईवेलेंट, मतलब 13वां ग्रुप। 13वां ग्रुप कौन सा है भाई, बोरोन फैमिली, है ना, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सब है। तो 13वें ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो 3 तो दिखाई दे रहा होगा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और ऊपर क्या है ही नहीं। जब है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, होल, क्या होगा, होल, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो लिखा है पॉजिटिव होल, मतलब नो इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, होल है। और इसी होल के द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाई जाती है। द प्लेस वेयर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, चौथा प्लेस, ये वाला चौथा प्लेस है, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन वैकेंसी या इलेक्ट्रॉन होल के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन वुड बिकम टुवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक होल। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे तो ये होल क्या करेगा, जो आसपास के इलेक्ट्रॉन होगा उसको खींचेगा अपनी तरफ, और जब खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगी। बट it would appear as if electron holes are positively charged and are moving towards negatively charged plate. This type of semiconductor are called p-type semiconductor. तो इस टाइप के कंडक्टर को हम लोग क्या कहते हैं भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल कहाँ पे मूव होगा, नेगेटिव चार्ज प्लेट के पास, ठीक है ना। अब यहाँ पर थ्योरी है, लेकिन 12th क्लास में चैप्टर नंबर 14 है, उस चैप्टर का नाम ही यही है, सेमीकंडक्टर, फिजिक्स में, राइट, फिजिक्स में पढ़ाएंगे हम, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये दोबारा आएगा। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रखा है, पूरा चैप्टर ही खत्म करा दिया मैंने पढ़ा करके, राइट। तो अभी ये जो पढ़ा रहा हूँ ना, इतना क्लैरिटी से वहाँ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ कह देगा कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, होल ज़्यादा है, कैसे है वो नहीं बताएगा ज़्यादा, वो अभी मैंने बता दिया है। इसको ध्यान रखना, ये डायग्राम जो है ना, जो मैंने अभी बनाया है और ये जो बना हुआ है, ये डायग्राम तुम्हें फिजिक्स में नहीं मिलेगा। फिजिक्स में सिर्फ बातें मिलेंगी, बातें, देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो चलें आगे अब। हाँ भैया। ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा ना भाई? नहीं भैया। बता देना अगर ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ या तुम सुन नहीं पा रहे हो तो फिर, क्योंकि ये सब आसान चीज़ें हैं तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी हटाई दो, है ना। हाँ भैया। बस ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर। ओके, अब आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बोला है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो देखो डायोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। डायोड एक्चुअली में कॉम्बिनेशन होता है हमारा एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और वो रेक्टिफायर की तरह यूज़ होता है ना। रेक्टिफायर इज़ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो ये रेक्टिफायर क्या करता है भाई, अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज करता है, डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। और ये डिवाइस तुम्हारे चार्जर में लगा होता है, अडेप्टर में लगा होता है, मोबाइल फ़ोन के जो सेल फ़ोन के जो चार्जर होते हैं ना उसमें लगा होता है।
क्योंकि देखो हमारे सर्किट में ना एसी करंट आती है। एसी मतलब वो करंट जो अल्टरनेट होती रहती है, बदलती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वहाँ पे कांस्टेंट करंट नहीं होता, लेकिन हमारे जो उससे डिवाइसेस होते डायरेक्ट हैं, चले जाता हूँ। सुनो मेरी बात, जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनको एक कांस्टेंट करंट चाहिए चार्ज होने के लिए। अगर वहाँ पे करंट फ्लक्चुएट करेगा तो हमारा जो आईसी है वो ख़राब हो जाएगा। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए उनको एक पर्टिकुलर प्रॉपर फिक्स करंट दिया जाता है। तो उसको देने के लिए हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, जो अल्टरनेटिंग करंट है वहाँ से एक फिक्स करंट, मतलब डायरेक्ट करंट कहाँ भेज देता है, हमारे डिवाइस में भेज देता है। इससे हमारा डिवाइस ख़राब नहीं होता है, राइट। तो ये तो एक एप्लीकेशन हो गया भाई, यूज़ कहाँ करते हैं इसको, राइट। फिर एक और आता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में ना 3 सेमीकंडक्टर लगेंगे, या तो NPN या तो PNP। ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर N नीचे N, सॉरी ऊपर P नीचे P और बीच में N, या फिर ऊपर N नीचे N या बीच में P, है ना। तो तुमने सैंडविच देखा होगा, ऊपर ब्रेड होता है, नीचे ब्रेड होता है और यहाँ पे तो बहुत सारा मटेरियल होता है। बिल्कुल इसी टाइप का होता है ये ट्रांजिस्टर, राइट। तो ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो 2 लेयर के बीच में एक लेयर क्या होता है भाई, सैंडविच होता है, ठीक है ना, बता दिया मैंने। तो ये 2 टाइप के होते हैं, NPN और PNP टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। इनका काम क्या होता है भाई, इनका काम होता है डिटेक्शन करना और एम्पलीफाई करना रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स को। बहुत अच्छा काम है, डिटेक्ट भी कर रहे हैं, एम्पलीफाई भी कर रहे हैं रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स को, ठीक है ना। ओके, तो एम्पलीफाई का मतलब तो समझ में आ रहा है ना तुम्हें, एम्पलीफाई कैसे कहते हैं। मान लो एक सिग्नल निकला, उसके अंदर बहुत सारी नॉइज़ है, तो ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, जो वांटेड नॉइज़ है उसको अलाउ करेगा, जो अनवांटेड नॉइज़ है ना, उसको क्या कर देगा भाई, कैंसिल कर देगा वो। तो जो सिग्नल चाहिए सिर्फ वही आने देगा, फालतू की नॉइज़ को क्या कर देगा भाई, कैंसिल आउट कर देता है। फिर इसके अलावा ये सोलर सेल में भी यूज़ किया जाता है, N और P टाइप सेमीकंडक्टर। सोलर सेल में PN जंक्शन होते हैं, राइट, PN जंक्शन डिवाइस होता है वो। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इतना तो पता ही होगा तुम्हें। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं कि ये N और P टाइप सेमीकंडक्टर कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ख़त्म हो गया भाई, ख़त्म। इलेक्ट्रिकल सर्किट ख़त्म हो गया, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ रही है। चलो फिर, जब तुम लोग को समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्या है, नए टॉपिक पर मूव करते हैं, डैट इज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देखो यार, तुमने देखा होगा दुनिया भर के सब्सटेंसेस है हमारे पास। कोई मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, कोई रिपल होता है, कोई घूमने लगता है मैग्नेट में पहुँचते ही, ठीक है ना। तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है मैग्नेट के अंदर, इसके हिसाब से हमारे पास बहुत सारी क्या होती हैं, कैटेगरीज होती हैं सब्सटेंस की। तो कुछ सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक होते हैं, कोई डायमैग्नेटिक होते हैं, है ना, कोई क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है ना, कोई फेरो फेरी मैग्नेटिक होता है। बहुत सारे नाम्स हैं, मतलब 5 टाइप के तो मेनली ये होते ही हैं। तो ये सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है भाई, किसी भी कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है ना। तो सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक नेचर होती है वो उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करती है ना, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के कारण है, उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। देखो जब भी चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो जाती है ना, उसी मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण, है ना, सब्सटेंस जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट या रिपल किया जाता है। वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तुम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में, फिजिक्स में पढ़ोगे तुम, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में मैग्नेटिज्म चैप्टर है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इफेक्ट, वहाँ पढ़ोगे तुम इस चीज़ को बहुत डिटेल में। तो यहाँ पे मैं बस ये बता रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस अगर मैग्नेटिक नेचर है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के कारण है। उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से, है ना, किसी फील्ड में घूम रहे हैं, अपने आप को स्पिन करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं, उनके रोटेशन पे डिपेंड करता है। याद है तुम्हें, मैंने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था मैंने, याद है तुम्हें, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जी भैया। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें तुम्हें मैंने सिखाया था कि तुम कैसे पहचानोगे कोई डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। हाँ, याद है तुम्हें? जी भैया। हाँ, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे पहचानेंगे? भैया अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो हाँ। पैरामैग्नेटिक होगा।
हम्म, अगर ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया गया लाइक दिस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर पाया गया है तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है ना। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है दो इसमें और दोनों की स्पिन कैसी होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, है ना। या तो ऐसे हो या फिर खाली हो ही ना, तो क्या कहलाएगा ये, डायमैग्नेटिक। क्या कहलाएगा ये, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा, राइट। तो अगर एक भी अनपेयर्ड दिख गया इलेक्ट्रॉन तो वो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट मैंने तुमको पढ़ाया था क्लास 11 में, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो होने जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ा डील इसको समझने के लिए नहीं है हमारे आगे। ओके, द ओरिजिन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज लाइज इन द इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ लाई करती है, इलेक्ट्रॉन्स में लाई करती है। हर इलेक्ट्रॉन एटम का एक्ट करता है एक टीनी मैग्नेट की तरह, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट ऑरिजिनेट होता है दो टाइप के मोशन से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसके मोशन के कारण दो टाइप के मोशन इसकी दो टाइप की होती है इलेक्ट्रॉन की। कैसे होती है, एक तो ऐसे हो रही है, ठीक है ना, और एक इसी के एक्सिस पे हो रही होगी, ऐसे ऐसे करके। भाई गोल गोल भी तो घूम रहा होगा इस तरीके से, हो जैसे अर्थ घूम रहा है हमारा, अर्थ भी तो घूम रहा है, ये एक्सिस है, अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है सपोज दैट, ठीक है ना। लेकिन वो अपने ही एक्सिस पे खुद भी तो घूम रहा होगा, गोल 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 घूम रहा होगा, नहीं घूम रहा होगा। तो दो तरीके की रोटेशन हो गई ना। हाँ भैया। दो तरीके की रोटेशन हो गई। एक रोटेशन कौन सी होगी, ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल मोशन के मतलब अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहना, अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहना, ठीक है ना। जैसे ये घूम रहा है, अपने ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते रहना। और दूसरा क्या होता है, स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस पे स्पिन करना, मतलब अपने ही एक्सिस पे ऐसे गोल 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 घूमते रहना। तो दो तरीके की मोशन होती है। इन दो मोशन के कारण इसके पास इलेक्ट्रिकल मोमेंट होता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो इसके मोशन के कारण और स्पिन के कारण, है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है ना। क्लास में हमने पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट पे घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भी घूम सकता है या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई नया बात नहीं था ना तुम्हारे आगे। चलिए फिर आगे चल रहे हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन का एक परमानेंट स्पिन होता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज ही घूमेगा वो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, उसका स्पिन अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही रहेगा। तो परमानेंट स्पिन होता है। और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि जब वो ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी होता है Qm×2L करके होता है, ठीक है। वो तुम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लोगे फिजिक्स में, यहाँ मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊँगा। तो जो वहाँ पे फिजिक्स में एक डेरिवेशन है, वहाँ पे ना मैग्नीट्यूड निकाला गया है मैग्नेटिक मोमेंट का, कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। तो ये वैल्यू वहाँ पे मैंने ड्राइव करवाया है, तो मैं भी करवा दूंगा जब पढ़ाऊँगा तो, ठीक है ना। 9.27 इंटू में 10⁻24 अम्पेयर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, जब वो अपने ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा हो, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया था, ये हाइड्रोजन एटम के लिए ही निकाला गया था। और किसने निकाल के दिखाया था, बोर ने निकाल के दिखाया था। तो मैं भी तुम लोग को करवा दूंगा, ठीक है, जब पढ़ाऊँगा तो, ठीक है ना। अभी ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा कि ये कहाँ से आया है, वरना फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी अभी उसके लिए हमें वहाँ पर, ठीक है। ओके, इसके लिए पहले फॉर्मूला ड्राइव होता है, उस फॉर्मूले में कांस्टेंट पुट करते हैं तब ये वैल्यू आता है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर सब्सटेंसेस 5 तरीके के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक, जैसे कि मैंने पहले बताया था तुम लोग को, राइट। तो ये 5 तरीके के होते हैं। मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये 3 पूछा जाता है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बोर्ड में, राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये तुम 2 जगह पढ़ोगे फिजिक्स में। कहाँ पढ़ोगे, फिजिक्स में। एक तो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ोगे तुम, और एक चैप्टर नंबर 14 में पढ़ोगे। तो फिजिक्स में 2 जगह पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जो बच्चे यहाँ मेरे पास डिटेल में पढ़ ले रहे हैं, जब वो फिजिक्स में पहुँचेंगे तो उनको बेसिक क्लियर रहेगा पूरा इन सब बातों का। चलिए, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। देखो भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी होता है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास
अगर कोई सब्सटेंस रखूँ मैं, कोई सब्सटेंस अगर रख दूँ, तो ये सब्सटेंस, ठीक है ना भाई, क्या होगा, वीकली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना ये सब्सटेंस कौन सा है भाई, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा, है ना, जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड हटाऊंगा तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा लेता हूँ मैं, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएगी भाई, ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैंने अभी बताया था कि एक या एक से ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, इनके ऑर्बिटल में। कौन कौन से सब्सटेंस है जो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेंगे, जैसे O2 हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्लास 11th में। वहीं पर कॉपर डाई पॉजिटिव भी है, Fe3 पॉजिटिव भी है और Cr3 पॉजिटिव भी है। कुछ एग्जांपल्स हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। एग्जांपल्स कोई नहीं भूलेगा भाई, ठीक है, एग्जांपल्स कोई भी नहीं भूलेगा, एग्जांपल्स कोई भी नहीं भूलेगा, राइट। देखो डायमैग्नेटिक उल्टा है, ये तो अट्रैक्ट हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, डायमैग्नेटिक क्या होगा, रिपल हो जाएगा। तो रिपल हो जाएगा तो हम कहेंगे डायमैग्नेटिक। वो रिपल क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है भाई, पेयर्ड में है, पेयर्ड में, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते मैग्नेटिक फील्ड के पास। तो अट्रैक्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे, रिपल हो जाएंगे। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली रिपल्ड हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, जैसे कि पानी है, NaCl है और बेंजीन है तुम्हारा C6H6, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, और ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपल होते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर इनको डालो तो ये रिपल कर जाएंगे। तो ये वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब रिपल हो जाएंगे, राइट। डायमैग्नेटिक सोन बाय दो सब्सटेंस इन जो ऑल द इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तो डायमैग्नेटिक केवल वही सब्सटेंस बताएंगे जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही बताएंगे। अभी डायग्राम बना के दिखाया था पीछे मैंने, या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या तो इलेक्ट्रॉन ही ना हो, खाली हो ऑर्बिटल, राइट। तो ऐसे सब्सटेंस क्या करेंगे, हमें डायमैग्नेटिक नेचर शो करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, वाटर है, NaCl और C6H6, राइट। तो आखिरकार ये रिपल्शन क्यों कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पेयर्ड का मतलब इस तरीके से ऑर्बिटल में, इस तरीके से, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके मोमेंट को, इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंट को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा भाई, कैंसिल कर देगा। और जब कैंसिल कर देगा तो कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, एक्वायर नहीं हो पाएगा। तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल देयर मैग्नेटिक मोमेंट एंड लॉस देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो ये मैग्नेटिक कैरेक्टर लॉस होने के कारण ये बेचारे जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, बल्कि रिपल हो जाते हैं, तो अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं। तो अब पता चला तुम्हें कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट क्यों होते हैं और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल क्यों होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया। हाँ भैया। ठीक है, ख़त्म करना है, इससे मैं थोड़ा अपना स्पीड थोड़ा बढ़ा रखा है मैंने। किसी को बाकी कोई डाउट हो यहाँ पर तो मुझे रोक कर पूछ सकता है वो, ठीक है ना। और वीडियो को रिवाइज कर लिया करो यार, अपलोड कर देता हूँ मैं। बहुत बच्चों ने तो वीडियो को सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा है, इवन वो देखते भी नहीं है, मुझे लग रहा है PDF भी डाउनलोड नहीं करते होंगे वो। मैंने ये वीडियो आती कहाँ पे है? भाई मैं लिंक भेजता हूँ, मैंने लिंक को पब्लिश नहीं कर रखा है। जैसे होता है ना यूट्यूब पे डालती पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है कि हाँ वो वाला नहीं है, मैंने प्राइवेसी लगा रखी है, जिसको लिंक दूंगा केवल वही वीडियो देख पाएगा, उसके अलावा बाहर का एक परिंदा भी पढ़ नहीं पढ़ पाएगा। हाँ लिंक कहाँ मिलेगी भैया? भाई लिंक भेजता तो हूँ मैं तुम्हारे, भेजता नहीं हूँ व्हाट्सएप पे मैं, सब पर गूगल क्लासरूम पर। गूगल क्लासरूम पे नहीं, व्हाट्सएप पे सबको लिंक भेजता हूँ मैं, देखते नहीं हो तुम, लिंक भेजता हूँ, वहाँ पे चैप्टर के नाम, टॉपिक वगैरह सब लिखा होता है, बोलता भी हूँ इसमें से लिंक में जाकर PDF डाउनलोड कर लो। यार कैसी बात कर रहे हो, या तो तुम मेरे मैसेज, फिर या तो तुम मेरे मैसेज देखते नहीं हो पूरे तरीके से। फरहान आया आज क्लास में? तो क्या भैया, तू भाई बहुत छुट्टी कर रहा है, क्या बात है? अरे भैया 2 दिन छुट्टी हो गई। लेक्चर देखा फिर तूने, छुट्टी हो गई तो बैकअप लिया तूने अपना? बैकअप नहीं, अभी नहीं लिया। अभी नहीं दिया तो लेगा कब, सारे बैकअप पड़े हुए हैं, सारे वीडियोस डाल रखे हैं मैंने। यूट्यूब पे ले लूंगा, यूट्यूब पे आपने डाली है ना वीडियो। तो वो तू देख नहीं पाएगा ना जब तक मैं तेरे को लिंक नहीं दूंगा। बिना लिंक के तुम मेरे चैनल पे चल जाओ, कुछ नहीं देख पाओगे। मैंने पब्लिश नहीं कर रखा है वीडियो को, सिर्फ मेरे स्टूडेंट है वही देख पाएंगे। लिंक ले लेना तुम, लिंक ले लेना, ठीक है। अच्छा चलिए। बिना लिंक के तुम जाके वहाँ ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो फिर ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं फेरोमैग्नेटिक की तरफ। तो नेक्स्ट आ गया फेरोमैग्नेटिक, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो
मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट। जैसे तुमने देखा होगा कील जो होती है आयरन की, है ना, वो एकदम मैग्नेट लाती है, वो चिपक जाता है उड़ के अपना आप। तो वो क्या हो रहा है भाई, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट, है ना, गैडोलिनियम, है ना, CrO2, ये सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना। और ये सब्सटेंस जो होते हैं परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किल में, मान लो आपके पास कील है, राइट, मान लो इस कील में अगर मैग्नेट बांध के रख दूँ, मैं मैग्नेट बांध करके रख दूँ आगे पीछे से, मान लो साल भर रख दिया मैंने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक रख दिया, और फिर मैग्नेट को हटा लूँगा तो ये किल भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। जो तुम इतना सब देखते हो, अच्छे अच्छे पेचकस आते हैं, स्क्रू आते हैं, स्क्रू ड्राइवर आते हैं, है ना, वो मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेट से रगड़ दिया जाता है। हाँ, वो ऐसे ही किया जाता है, राइट, उसे मैग्नेटाइज कर जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो है मैग्नेटाइज, स्क्रू ड्राइवर, ये सब मिल जाता है। अब मुद्दा ये है कि ये मैग्नेटाइज होता क्यों है, ऐसा कौन सा फेनोमेना है जो किल को मैग्नेट की तरह बिहेव करने पे मजबूर कर रही है। देखो भाई, ये आयरन का किल है, आयरन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं बता रहा हूँ बस, इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इसको बहुत सालों तक रखेंगे, ठीक है ना, तो एक्चुअली में जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये ओरिएंटेड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ओरिएंटेड ही रहेगा, घूमेगा नहीं कहीं भी इधर उधर, ठीक है ना। तो घूमेगा नहीं, तो इसकी स्पिन एक जैसी रहेगी हमेशा, और फिर जब मैग्नेट हटा दूंगा तब भी इसकी स्पिन वैसी रहेगी। तो इसकी स्पिन हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट के द्वारा चेंज कर रहे हैं। तो इसकी स्पिन चेंज होने के कारण इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा। पहले मैग्नेट नहीं था, लेकिन अब स्पिन चेंज हो गया है, मैग्नेट की तरह हो गया है, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चेंज हो जाता है, इस कारण ये मैग्नेट बिहेव करने लगता है मैग्नेट की तरह, राइट। तो इन सॉलिड स्टेट मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखो ये लाइन ध्यान रखनी तुम्हें, क्या कह रहा है वो, मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर इनटू स्मॉल रीजन आर कॉल्ड डोमेन्स। तो एक स्मॉल रीजन में बहुत सारे आयंस, मेटल आयंस अगर इकट्ठा करूँगा तो इसको मैं क्या कह दूँगा, डोमेन। क्या कह दूँगा भाई, डोमेन्स, है ना। ईच डोमेन एक्ट एज अ टीनी मैग्नेट, और ये डोमेन क्या है, एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो तुम्हें ये बात क्लियर हुई कि डोमेन्स किसे कहते हैं। डोमेन्स क्या है, एक रीजन है ना, एक ग्रुप है जहाँ पे बहुत सारे मेटल आयंस ग्रुप के इकट्ठा हो रहे हैं, उस रीजन को मैंने क्या कह दिया, डोमेन कह दिया। और ये डोमेन मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। भाई डोमेन क्लियर हुआ सबको, पूछा जाता है डेफिनेशन। बता दो भैया। रिपीट कर दो। देखो ये क्या कह रहा है, मेटल आयन। मेटल आयन मतलब जैसे समझ लो तुम, मैंने बोला Fe डाइपॉजिटिव, बहुत सारे Fe डाइपॉजिटिव को एक जगह इकट्ठा किया मैंने, तो इस रीजन को, जिस जगह ये इकट्ठा हो रहे हैं, इस रीजन को क्या कह दूंगा मैं भाई, डोमेन्स कह दूंगा। और ये पूरा का पूरा रीजन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आया तुम्हें? हाँ भैया। तो ऐसा रीजन, ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे मेटल आयंस इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है ना, उस रीजन को मैं क्या कह दूंगा, उस जगह को क्या कह दूंगा मैं भाई, डोमेन्स कह दूंगा। तो अगर कोई पूछेगा कि डोमेन्स क्या है, तो बोलते हैं डोमेन्स इज द रीजन इन विच लॉट्स ऑफ मेटल्स आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर ग्रुप टुगेदर, राइट। और ये डोमेन्स एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट। अंजलि समझ में आया तुम्हें अब डोमेन, या अभी भी नहीं आया? अंजलि स्क्रीन रुक चुका है भाई बता दो, क्योंकि आगे डोमेन के ऊपर ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर अभी नहीं समझ पाया तो कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ गया ना? ठीक है, जो बाद में भूल जाएंगे तो वीडियो पड़ा है, जाके रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन एक ऐसा रीजन, डोमेन समझा दो दोबारा से। मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ भाई, ठीक है ना, बी अलर्ट। ये लास्ट बार है, मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ, फाइनल समझा रहा हूँ। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर है तो उसको हटा लो। देखो डोमेन क्या हो रहा है, आपको बहुत सारे मेटल आयंस लेने हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, वो मेटल आयंस को एक स्मॉल रीजन में इकट्ठा कर देना है, ठीक है ना। स्मॉल रीजन में इकट्ठा कर दिया मैंने। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? क्या बात कर रहे हो? आ रहा भैया, आ रहा है अब सबको? आ रही है, बीच में फंस रही थी उस टाइम। अच्छा अच्छा,
ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारा ना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का आयन ले लो, उस आयन को एक स्मॉल रीजन में इकट्ठा कर दो भाई। इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करने के बाद ये पूरा का पूरा रीजन क्या कहलाएगा आपका, डोमेन्स कहलाएगा। और ये पूरा रीजन किस तरीके से एक्ट करेगा, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा। तो डोमेन एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे मेटल आयन्स इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं और मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। समझ में आ गया अब? हाँ भैया। ठीक भाई, 4-5 बार समझा दिया मैंने एक ही बात को। ठीक है, तो व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑल द डोमेन्स गेट ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डालेंगे तो ये सारे के सारे जो डोमेन के अंदर जितने भी आयन्स हैं, ये सारे के सारे आयन्स कैसे ओरिएंट हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ओरिएंटेड हो जाएंगे। जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो सारे के सारे डोमेन देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो सारे के सारे डोमेन्स अगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ प्रेजेंट है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, और जब मैग्नेट में हटा लूँगा तो ये डोमेन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ख़त्म हो गया। तो देखो होता क्या है, पहले मान लो कि इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से हुआ करते थे, राइट, कुछ इस तरीके से समझ लो, कुछ इस तरीके से मैग्नेट के डोमेन्स थे। लेकिन जैसे ही मैंने इनको मैग्नेटिक फील्ड में डाला ये सारे ऐसे हो गए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ तुम्हें, रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में सारे के सारे डोमेन क्या हो गए भाई, ओरिएंटेड हो गए। अब मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हटा लेता हूँ, मान लो हटा लिया मैंने, ठीक है, हटाने के बाद भी अगर डायरेक्शन मुझे यही मिल रही है डोमेन की, तो इसका मतलब जो सब्सटेंस है वो परमानेंट मैग्नेट की तरफ बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ही होता है, ये बात ध्यान रखना है। फिर इसके बाद तुम्हारा लास्ट बना रहा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेट क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कौन कैंसिल कर देगा, ये कैंसिल कर देगा। इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर देगा, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर देगा। ठीक है ना, तो सारे के सारे चलते रहेगा। हाँ, तो मैग्नेटिक सारे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सबसे घटिया मैग्नेट कहलाएगा, राइट। एक्चुअली में इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होगी या नेग्लिजिबल होगी, ना के बराबर होगी। तो सब्सटेंसेस लाइक MnO मैग्नीज ऑक्साइड है, वो एंटी फेरोमैग्नेटिक शो करता है। ठीक है, तो डोमेन्स जो होता है इसका भी सिमिलर होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के तरह, लेकिन जो इसमें डोमेन्स होते हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड होता है। अपोजिट का मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो जिसके कारण इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये वाला कैंसिल कर देता है। तो कैंसिल आउट ईच अदर इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि फिगर में तुम्हें दिखाया गया है। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये फिर मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट में आ रहा है तुम्हारे पास फेरी मैग्नेटिज्म। ये भी लगभग वैसे ही है जैसा पढ़ के आ रहे हैं अभी हम लोग। तो फेरी मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें जो होगा वो पैरेलल होगा और एंटी पैरेलल होगा और अनइक्वल होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, अगर मान लो वैसे ही है जैसा भी पीछे पढ़ा गया रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है तो जो डोमेन होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं भाई, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक। ध्यान रखना, फेरोमैग्नेटिक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। फेरोमैग्नेटिक इज द बेस्ट और गुड, बोल दो कुछ भी कह दो यार, सबसे बढ़िया मैग्नेट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक नेचर सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, तो ये फेरी मैग्नेटिज्म है। ठीक है ना, तो ये वीकली अट्रैक्ट एक बार और बता दो भैया, एक्सप्लेन कर दो इसको। मैं कह रहा हूँ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो पढ़ा के आ चुका हूँ अभी मैं, ठीक है ना, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है और ये जो फेरी मैग्नेटिक है ये वीकली अट्रैक्ट हो रहा है। तो बढ़िया कौन है भाई, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना, हाँ भैया, बस यही कह रहा हूँ मैं। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हैं यहाँ पर, जैसे कि मैग्नेटाइट है Fe3O4, ठीक है ना, फेराइट है और MgFe2O4 है, और क्या आपके पास ZnFe2O4। ये सब क्या है भाई, ये सब आपके पास सब्सटेंस है जो फेरी मैग्नेटिज्म शो करेंगे।
ठीक है, अगर मैं इस सब्सटेंस को अगर हीट कर देता हूँ तो ये सब्सटेंस फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ये बिहेव करने लगेंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला लाइन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, ये अपनी फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देंगे और एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे या वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो इसमें दिखाई दे रहा है आपको, दो ऊपर के साइड है, एक नीचे के साइड है, फिर दो ऊपर की साइड है, एक नीचे के साइड है। मतलब यहाँ पे कैंसिल तो हो रहा है लेकिन इक्वल मैनर में नहीं हो रहा, अनइक्वल मैनर में हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया था अनइक्वल नंबर्स। तो यहाँ पे मान लो दो ऊपर जा रहा है, मान लो दो ऊपर जा रहा है डोमेन, एक नीचे जा रहा है, तो मान लो इसके डोमेन को ये कैंसिल कर दिया लेकिन इसका तो मूवमेंट बच गया ना भाई, तो किसी का तो बचा है। अब किसी का बचा है तो कुछ तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, और जो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं वो इसी इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ये बच गया है इसी इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। चलो क्लियर हो गया ये बात, फेरी मैग्नेटिज्म। जी भैया। पहले तुम्हें एक बार इंग्लिश में समझाता हूँ, फिर हिंदी में समझाता हूँ, फिर मिक्स तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारा ये चैप्टर देखो क्लियर हो चुका है, ख़त्म हो गया है। क्या भाई, आउट हो जाओ। ठीक है भाई, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये पीडीएफ पूरा का पूरा 53 पेजेस है, ये पूरा पीडीएफ एक साथ मैं डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग डाउनलोड कर लेना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना यार, ठीक है ना। मुझे पता चल जाता है मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, सिर्फ 12 बच्चों ने ही अब तक सब्सक्राइब किया है बस। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो, वो बहुत बड़ा डील नहीं है सब्सक्राइब करना, एक बटन ही तो दबाना होता है। चलो बाय।